जियो न्यूज़ की इस खुसूसी बजट नशियात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद। आज इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया है, कल विफाकी बजट पेश किया जाएगा। हमारे साथ इस नशियात में सीनियर एंकर पर्सन प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी शामिल हो चुके हैं इस नशियात में, और हमारे साथ माहिर टैक्स और हिमायत तोला भी इस नशियात में शामिल हैं। बहुत से लोग ये जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग शायद नहीं भी जानते कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब और शहजाद इकबाल साहब करंट अफेयर प्रोग्राम्स के मेज़बान होने के साथ साथ मईशत के भी माहिर हैं और माली अमूर को बहुत गहराई से समझते भी हैं। शाहज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने कुछ देर पहले टैक्स अमूर से मुतालिक काफ़ी बात की, कुछ और सवालात हैं जो अब हिमायत तोला साहब के सामने रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक बहस ये जारी है कि हुकूमत अपनी नाकामियों को तस्लीम भी कर रही है। जो इक़्तिसादी सर्वे से पहले अदाद-ओ-शुमार आए, लेकिन साथ साथ मवाजना करके ये बताने की कोशिश भी कर रही है कि इन हालात में भी हमने बहुत से ममालिक से बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। खुर्रम शहजाद साहब काफ़ी तफसीली बात करके गए, शहजाद साहब ने भी उनके सामने सवाल रखे। तो वो बहस ग्रोथ रेट, करेंसी डिवैल्यूएशन या करेंसी का इस्तेहकाम और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की हालत से ही शुरू हुई थी बहस। आपकी अभी तक जो इकनॉमिक सर्वे आया और फिर बजट से जो तवक्कुआत मौजूद हैं, उस पर इस वक्त इब्तदाई राय क्या है, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जिन्हें जो बात करती है ना हुकूमत के हमारी कारकर्दगी दीगर ममालिक से बेहतर रही, अगर इसको इस पैराए में देखें कि पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं हुई, तेल की के लिए पेट्रोल पंप्स पर लाइनें नहीं लगी हुई थी, तो बात समझ में आती है। मगर बहरहाल बिजली की लोड शेडिंग हमें नज़र आई। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दीगर ममालिक से ज़्यादा बढ़ी हैं। भारत में इसके मुकाबले में तकरीबन ना बढ़ने के बराबर है। बांग्लादेश में भी बहुत कम बढ़ी हैं। दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ाई। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कीमतें पास ऑन की, पाकिस्तान ने अपना टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी बेपनाह इजाफा किया। अभी पिछले जुमे को जो 4 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की है, वो ज़्यादा हो सकती थी, मगर उस वक्त भी पेट्रोलियम लेवी में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में बहुत ज़्यादा पैसे जमा किए हैं। और इसके अलावा जो कारकर्दगी की बात है, देखिए, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो तवक्को की जा रही थी या खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आएगा। एक महीना ऐसा भी आया जिसमें $6 अरब से इंपोर्ट तजावुज़ कर गई, और वो अप्रैल का महीना था। मई के नंबर्स दोबारा कम आए हैं, मगर हमें एक्सटर्नल फ्रंट पर उतना बड़ा शॉक नहीं नज़र आया। ये बात ठीक है, मगर क्या हम इस ईरान जंग से पहले इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी? तो ऐसा नहीं है। इकॉनमी स्टेबलाइजेशन के तसलसल में ही थी। पिछले बजट से पहले भी कहा गया था कि अब हम स्टेबलाइजेशन अचीव कर चुके हैं, अब हम जाएंगे तरक्की की तरफ। और फिर इस बजट के लिए भी कहा जा रहा है आज इकोनॉमिक सर्वे के वक्त कि जी हमारा जो सफ़र है स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ का, वो जारी है। नहीं, हमारा स्टेबलाइजेशन ही का सफ़र जारी है, ग्रोथ का सफ़र जारी नहीं है। और मसला ये है कि क्या आज मैं या शहजाद या कोई भी इकोनॉमिस्ट, अगर आप किसी को लें, हम सारे जर्नलिस्ट हैं, अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट को लें, वो ये कहेगा कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, वो नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे, 5-6% की तरफ जाएंगे, तो वही होगा जो माजी में होता था। ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स उस तरीके से नहीं बढ़ी हैं। इस वक्त भी, इस साल भी अगर हमें कोई सपोर्ट मिली है 17% ट्रेड डेफिसिट बढ़ने की वजह से, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ा, तो वो रेमिटेंसेस के बढ़ने की वजह से मिली है। मई में बहुत ज़्यादा अच्छी रेमिटेंसेज आई हैं, $4.2 अरब का रिकॉर्ड, मगर उसमें सवाल ज़रूर उठ रहा है कि 33% इजाफा मुत्तहदा अरब अमारात से रेमिटेंसेज में हुआ है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में भी बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है। तो ये वन ऑफ है इस जंग की वजह से कि लोग तेज़ी से पैसे भेज रहे हैं, या ये सस्टेनेबल होगा? राइट, शहजाद इकबाल साहब। देखिए, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात शाहजेब ने की, और ये हम खुर्रम के सामने नुक्ता उठाते तो ज़्यादा बेहतर होता है कि हमने लेवी बढ़ाई। जब इंडिया से मुवाजना करते हैं तो वहाँ डिवैल्यूएशन के बाद भी पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। हमने एट द पीक तकरीबन ₹150 पेट्रोल और डीजल पे कीमत बढ़ाई थी। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा एक करेक्शन आई है मार्केट में, तो हमने नीचे किया है। तो हम जब बात करते हैं सिर्फ मैक्रो इकोनॉमी की तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें देखना है कि एक इंडिविजुअल के माशी हालात क्या है। एक ऐसे इकोनॉमी में जहाँ पे जॉब्स लिमिटेड हो, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एक इंडिविजुअल की ना हो रही हो, वहाँ पे अगर वो पर लीटर ₹150 मजीद देता रहे, तो ऑब्वियसली उसके जेब पे वो बहुत भारी पड़ता है। और ऑब्वियसली जब पेट्रोल या डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट जो है, डोमिनो इम्पैक्ट मुतादिद अशिया पर भी आता है, तो वहाँ पे भी महंगाई बढ़ती है। तो इसीलिए किसी भी हाल में ये नहीं कहा जा सकता कि हमने इस तरीके से मैनेज किया है कि लोग उससे खुशहाल हो गए। लोगों पे बोझ हमने मजीद डाला है, और इस बजट में भी हमने यही देख रहा है। जैसे भी बात करें कि सैलरी क्लास के लिए 50 अरब रुपए की कमी होगी। अभी जो इतनी डिटेल में जो बात हो रही थी, खुर्रम साहब कह रहे थे कि अभी कोई फेसलेस कोई मैकेनिज्म लेने के आना चाह रहे हैं ताकि हम जो है
एफबीआर का रेवेन्यू बढ़ाएं। पिछले 2 साल में जो शॉर्टफॉल है ना एफबीआर का, जो अपना इनिशियल टारगेट था जो बजट में दिया जाता है, वो 2200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और इसीलिए बाज लोग कह रहे हैं कि अगर वो 2200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल ना होता तो शायद हमें ये सूबों से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। हम ये कोई पिछले 18 साल से सुन रहे हैं कि एफबीआर अपना टैक्स टू जीडीपी बढ़ाएगा, टैक्स बेस को ब्रॉडन करके। वो नहीं हुआ है, कभी 10 साढ़े 10% तक जाता है, कभी 9.5% आ जाता है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। हमने ना तो टैक्स बेस को बढ़ाया है, ना हमने टैक्स टू जीडीपी बढ़ाया है। और अभी भी ये जो रिटेल स्कीम है, इसको आप सिर्फ इस तरह मुआवजा करें जुनेद कि 20 करोड़ रुपए के ताजर को आपने छोटा ताजर डिक्लेयर किया। अगर 20 करोड़ रुपए किसी की सेल है तो चले 10% मार्जिन तो होगा ना, जहां पे डिस्काउंट रेट 11 साढ़े 11% है, 10% मार्जिन पे तो वो काम कर रहा होगा, वरना ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट कहीं और कर देता। तो यानी कि 2 करोड़ रुपए अगर सालाना वो कमाएगा, और ये तोला साहब हमें इसमें बताएंगे कि 2 करोड़ रुपए अगर वो सालाना कमाएगा तो वो आराम से अपनी जान छुड़वा सकता है विद होल्डिंग के ऊपर 25,000 रुपए टैक्स देके। ठीक है, विद होल्डिंग के ऊपर 25,000 रुपए वो टैक्स देके अपने सेल्स को अंडर स्टेट करके आराम से वो जान छुड़वा सकता है। लेकिन अगर कोई सैलरीड क्लास या कोई और बिजनेसमैन या कोई कॉर्पोरेट कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी 2 करोड़ रुपए कमा रही है तो क्या वो 25,000 रुपए टैक्स दे रही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जब हम कहते हैं कि देखिए रिटेलर्स को कम से कम हम टैक्स नेट में लेकर आए, और सब रिटेलर्स मान गए भाई, वो इसलिए माने क्योंकि उनके मफाद में है। इसमें ऑडिट भी नहीं है। आपका ऑडिट हो सकता है सैलरीड क्लास का, होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है, और कि हुए भी हैं, लेकिन इन ताजरों का ऑडिट नहीं होगा। इनसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने अपनी जो सेल दिखाई है ठीक दिखाई है या गलत दिखाई है। तो अगर वो 2 करोड़ रुपए अपनी इनकम जनरेट कर रहा है लेकिन उसको वो अंडर स्टेट करके 25,000 रुपए देगा तो आप उससे सवाल नहीं करेंगे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो टारगेट बताया गया रिटेल सेक्टर से, हम 50 अरब रुपए इकट्ठा करेंगे, और ये कहते हैं 35 लाख दुकानें। अगर 50 अरब को आप 35 लाख दुकानों पर डिवाइड करें तो यानी कि फी दुकान आप 14,500 रुपए टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। अब बताइए, 14,500 रुपए टैक्स दे रहे दुकानदार ऑन एवरेज, तो कहां से आप ये कहते हैं कि हमने बड़ी अच्छी स्कीम मुतारिफ की है जिससे जो है कोई बहुत बदलाव आएगा? और आपका पैमाना क्या है ये देखने का? अच्छी स्कीम है कि ताजे जो रिटेलर हैं वो बड़े खुश हैं और वो मुतमईन है। वो तो मुतमईन होंगे अगर कल आपसे ये कहा जाए जुनेद कि आपका ऑडिट नहीं होगा, आप जितना कमाना चाहे कमाए, आप अंडर स्टेट करना चाहे अंडर स्टेट करें, आपका ऑडिट नहीं होगा। आप भी कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह लेकर आओ ऐसी स्कीम मेरे लिए, हर शख्स इसके लिए एक्सेप्टेबल होगा, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो चाहे इंडिविजुअल हो। हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर खजाना सनअतकार। अगर मैं एक बात इसमें ऐड कर सकूं कि बड़ी अहम बात की सदाद में, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पिछले साल हुकूमत ने ताजी दोस्ती स्कीम लेकर आई, उससे पहले दावे किए, कहा लोगों से कि टैक्स नेट में आ जाओ। अब जो पिछले साल ताजिर टैक्स नेट में आ गया, इस स्कीम से अगर उसने फायदा उठाना है तो उसके लिए शर्त यह है कि जो उसने पिछले साल टैक्स जमा कराया था वो उससे कम नहीं करा सकता। यानी जो नया है वो अपनी सेल्स को अंडर स्टेट करे और कम टैक्स जमा कराए, टैक्स चोरी भी कर ले। जो पुराना है, जिसने पिछली दफा हुकूमत पर भरोसा करके लिए उनकी अपना टैक्स फाइलर बना या फिर टैक्स रजिस्टर कराया, उसके लिए अब एक डिसइंसेंटिव है। पॉइंट ऑफ सेल अगर किसी ने पहले लगवा लिया तो उस पर पाबंदी है कि वो लगा कर रखेगा। अब जो नया है वो अगर इस स्कीम के तहत फायदा उठाता है तो पॉइंट ऑफ सेल भी ना लगाए। तो जो हुकूमत के दावे थे कि आप डिजिटल करेंगे, सब चीजें ऑनलाइन होंगी और कोई टैक्स चोरी नहीं हो सकेगी, आप तो पीछे गए उससे काफी कदम। बेसिकली टैक्स स्कीम नहीं है, एमनेस्टी स्कीम है रिटेलर्स के लिए। हमारे हुकूमत बार बार डिनाई कर रही है बट है यही। और सनअतकार मिफ्ता इस्माइल साहब भी शामिल हो चुके हैं, माहिर रियल एस्टेट सेक्टर एहसन मलिक साहब भी शामिल है। मिफ्ता साहब, आपको काफ़ी याद कर रहे थे, हम कुछ सवालात हिमायत तोला साहब के सामने भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये अब इस वक्त बहस ये चल रही है कि टैक्स नेट को बढ़ाना था, ना कि जो टैक्स पहले ही अदा कर रहे हैं उन पे बोझ बढ़ाया जाए। लेकिन कई बरसों से सुन तो रहे हैं वो टैक्स नेट बढ़ नहीं पाती। अब ये जिस दिन ये ताजरों पर ये टैक्स लगाने की बात की गई, इस वक्त शाहजेब खानजादा साहब और शाहजाद इकबाल साहब बात कर रहे हैं 25,000 की, तो बहुत आपको याद किया लोगों ने, ये क्या उसी से मिलता जुलता टैक्स तो नहीं था जो आपने भी लगाने की कोशिश की लेकिन फिर आपको बड़े चैलेंजेस और बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा था? जी, मेरे ख्याल से इससे मिलता जुलता है, कुछ चीज़ों में फ़र्क है। एक फ़र्क ये, बड़ा फ़र्क ये है कि उस वक्त हमने आज से 4 साल पहले 36,000 रुपये लगाए थे दुकानदार के ऊपर, यानी कि 100 रुपये रोज़ाना। आज ज़ाहिर है उस 100 रुपये की वैल्यू जो है वो 200 रुपये तकरीबन हो गई है, तो थोड़ा सा कम भी लगाया है। और ये कि ये जो ऑडिट मार्केट कमेटी के साथ मिलकर करें, ये बात मुझे थोड़ी सी इतनी मुनासिब नहीं लगी। लेकिन बहरहाल चलें, मतलब एक कम से कम बहुत छोटा बहुत कदम लिया। और जो शाहजेब ने बात की है कि ये POS के ऊपर अब एमनेस्टी दे दी है, ये थोड़ी सी एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि 2-3 कवानीन आप मुल्क में नहीं चला सकते कि पिछले साल जो आ गया उसका क्या होगा, इस साल जो आ गया उसका क्या हो गया, और जिसने POS ले लिया। मैं थोड़ी सी जुनैद, अगर आपकी इजाज़त हो तो ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, जब 4 साल पहले शहबाज साहब की हुकूमत आई थी, ये इनका 5वां बजट होगा, 4 बजट और 4 साल पूरे मुकम्मल कर चुके हैं।
तो पहले साल जो ग्रोथ आई है पर कैपिटा जीडीपी की वो मनफी 2.7% है। दूसरे साल जो ग्रोथ आई है वो मनफी 0.1% है। तीसरे साल जो ग्रोथ आई है वो पॉजिटिव 0.5% है। और इस साल जो बता रहे हैं वो 1.2% पर कैपिटा जीडीपी की ग्रोथ है। यानी कि जिसकी 100 रुपये इनकम थी आज से 4 साल पहले, उसकी इनकम आज 98 रुपये 76 पैसे। उसकी इनकम बड़ी नहीं है। पाकिस्तानी की औसत इनकम जो है वो इनके हिसाब से जो ये नंबर दे रहे हैं, और जीडीपी पे नंबर पे मुझे शुबा है, लेकिन जो ये नंबर दे रहे हैं उनको मानते हुए पाकिस्तानी की औसत इनकम जो है वो 98 रुपये 76 पैसा हो गई है। लेकिन साथ साथ क्योंकि इनके यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये भी पता चलूँ कि जो चीज़ 100 रुपये की थी 2022 में, वो 2023 में 129 रुपये 20 पैसे की हो गई, क्योंकि 29.2% इन्फ्लेशन था। फिर उसके बाद वाले साल में 23.4% इन्फ्लेशन था, तो वो चीज़ 160 रुपये की हो गई, और आज वो 177 रुपये 78 पैसे की है। तो एक तरफ हमने महंगाई करी है जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ गई है, और हुकूमत खुद कह रही है कि अब 28% लोग, 29% लोग जो है वो ख़त गुर्बत के नीचे हैं। जो गुर्बत का ख़त जो है वो 8,500 रुपये फ़ी माना है फ़ीकस, उसके नीचे 28% पाकिस्तानी हैं। हमको हुकूमत कह चुकी है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 20 साल में सबसे ज़्यादा है। हमको ये पता है कि सरमायाकारी जो है वो दिहाइयों में सबसे कम है। और हमको ये भी पता है कि ये जो 4 साल हुए हैं ये पाकिस्तान की मईशत के बुरे तरीन 4 साल हैं, मेरे ख्याल से 1953 के बाद से। तो सवाल ये बनता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब से आज से 4 साल पहले आप पूछते कि आपकी 4 साल की कारकर्दगी ये होगी कि जिसमें पाकिस्तानी गरीब हो जाएं, महंगाई उरूज पे हो, सरमायाकारी कम तरीन सतह पे हो, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट सतह पे हो, और पाकिस्तानी की इनकम जो है वो 2018 से भी आज कम हो गई हो, तो क्या शहबाज शरीफ साहब इस नंबर से मुतमईन हो सकते थे? क्या वो ये समझते हैं कि इनके लिए अच्छी परफॉर्मेंस है, या ये भी इस बात को समझेंगे जो पाकिस्तानियों को नज़र आता है कि ये पाकिस्तान की अब तरीन बुरी तरीन परफॉर्मेंस है, माशी परफॉर्मेंस? राइट हमारे साथ एहसन मलिक साहब भी हैं और कुछ उससे मुतालिक प्रपोजल्स भी सामने आए। लेकिन हमारे साहब, क्या वही अफराद पाकिस्तान के, वही सरतकार, वही तनख्वाहदार तबका, वही कारोबार करने वाले लोग जो टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, या आपको लगता है एज अ टैक्स एक्सपर्ट कि ये तब्दील होने की कोई उम्मीद की जा सकती है, या इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान के इस मौजूदा हालात और निज़ाम में? थैंक यू जुनेद भाई। देखिए, इस रिटेल एमनेस्टी स्कीम के बात तो शायद लग रहा है कि दुकानदार और दुकानें शायद बढ़ जाएं, ठीक है, और जो है वो लोग जो और शोरों में थे शायद वो अब दुकानें ही खोल लें। अगर जो है वो इस जो पिट एंड सब्सिडी स्कीम का ये है कि अगर 20 करोड़ रुपए अगर टर्नओवर है तो वो छोटा ताजिर है। इससे बेहतर तो वो स्कीम थी जो आज से 2-3 साल पहले आई थी कि जी सप्लाई स्टेज पे 1% रिटेलर से रिकवर हो जाए, ताकि एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में तो शामिल होना शुरू हो जाए। और स्टेज वाइज जो है 30 से 40 लाख ताजिर उस वक्त भी आ रहे थे टैक्स नेट में, बट ये मिस्ड द बस। बाकी जहां तक आपका सवाल है कि टैक्स नेट ब्रॉडन होगा, मेरा नहीं ख्याल ब्रॉडन होगा, क्योंकि देखें 25,000 रुपए पर फी रिटेलर मुंह के मुंह में जीरे के बराबर है। कहा उस वक्त जो एक स्कीम आई थी उसका 400 अरब रुपए एस्टिमेट था कि वो इकट्ठा करके दे सकती है, और कहा ये सिर्फ 50 अरब, तो वो 350 अरब नेट जो लॉस आगे जाके भी होगा, और जो पिछले सालों का जो स्कीम में आ सकते थे वो लॉस है, उसका कौन जिम्मेदार है? पहले तो मुझे इस सवाल का भी जवाब दो। दूसरी चीजें देखें, तनख्वाहदार तबके को तो इन्होंने उनकी जो कमर तोड़ दी है, और पिछले 3 से 4 साल बिल्कुल उनको तबाह कर दिया। क्योंकि 50 अरब रुपए का जो रिलीफ दे रहे हैं, फॉर गॉड सेक, मेरे ख्याल से दिस इज अनफेयर, दिस शुड बी मोर, सिग्निफिकेंटली मोर। क्योंकि व्हाइट कॉलर जेंट्री हमारी, उसके अलावा जो बेचारा मिडिल क्लास तबका है जो महीने के एंड पे पेचेक का अपना वेट करता है कि जी ठीक है 2-3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बताओ उस रिलीफ का क्या करेगा? इट शुड बी सिग्निफिकेंटली मोर। इनको समझना पड़ेगा कि ये एग्जिस्टिंग सेक्टर से टैक्स लेना बंद करें, एंड दे शुड ब्रॉडन इट। हम शायद हमारा गुनाह ये है कि हम दुकानदार नहीं है, या हम जो है आई बिलीव सिग्निफिकेंट डिवैल्यूएशन के बावजूद एक्सपोर्ट स्टैग्नेट जो कर रहे हैं, हमारा गुनाह है कि हम एक्सपोर्ट सेक्टर से ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से जो है, अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं सर्विस सेक्टर से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे अगर मैं कंपनी को सर्विस देता हूँ 15% मेरे टर्नओवर पे विदहोल्ड है। तो यहाँ पे जो है अगर एक रिटेलर 2 करोड़ रुपए तक कमा रहा है, तो वो 25,000 विदहोल्डिंग के अलावा 25,000 रुपए टैक्स है कि मिनिमम वो
बिल्कुल बड़ी समस्या। तो बताइए कहाँ का इंसाफ है, कौन सी इक्विटी है, और जो बेचारे जो पिछली स्कीम में रजिस्टर हो गए उन्होंने कौन सा गुनाह किया था। तो ये तो मजीद डिस्पैरिटीज क्रिएट कर रहे हैं। टैक्स नेट ब्रॉडन करना तो छोड़े, दे आर क्रिएटिंग सिवियर डिस्पैरिटीज विद इन द एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम, जो कि ऑलरेडी हर साल कॉम्प्लिकेट होता चला जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल जो ये टैक्स नेट ब्रॉडन कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल। और इसका होता पता है क्या सर, ये इतने अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं, फिर इनको एडॉक मेजर्स लेने पड़ते हैं कि जी अकाउंट्स अटैच कर दिए टैक्स पेयरों के, जाके दुकानें सील कर दी, जो है प्रेमिसेस सील कर दिए। हैवी हैंडेडनेस के साथ इनको चलना पड़ता है, जो कि वैसे ही आपका एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है बिजनेस कम्युनिटी और जो है टैक्समैन में, वो ट्रस्ट डेफिसिट मजीद बर्डन होता चला जाता है। एंड आई डोंट थिंक इट इज बेनिफिशियल फॉर आइदर पार्टी। मेरे ख्याल से जो ये मेजर सामने आ रहे हैं, इट विल क्रिएट मोर डिस्पैरिटी, इट विल डू बैड मोर देन गुड। ठीक है, अभी जो नंबर्स आए सामने, अब तामीराती शोबे की ग्रोथ 5.73% बताई है उन्होंने, हदफ इससे कुछ कम था। अब रियल एस्टेट का शोबा है, उसमें 4.2% से ऊपर रखा था हदफ, वो उससे भी कम रहा है। तो अब शायद इस वक्त बात ये हो रही है कि रियल एस्टेट का शोबा, तामीराती शोबा सुस्त रवि का शिकार है, और उसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर है उनकी जानिब से कुछ मुतालबात किए जा रहे हैं कि इसको तब्दील करने के लिए कुछ इकदाम किए जाएँ। तो एहसन मलिक साहब, पहले तो अब ये बताइएगा कि क्या प्रपोजल क्या है, क्या मुतालबा क्या है रियल एस्टेट सेक्टर या तामीराती शोबे का, कि क्या तब्दील किया जाए इस शोबे में सुस्त रवि ख़त्म करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, सबसे पहली जो चीज़ है, ये जो नेगेटिव परसेप्शन है रियल एस्टेट के अगेंस्ट, इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ट्रांजैक्शन टैक्सेस को कम करने की ज़रूरत है। आप अगर थोड़ा सा मुआवजा करें पिछले 4 सालों का, तो बतदरीज हर साल आपने टैक्स को इन्हेंस करते गए हैं, और यही फोकस किया कि आप इससे लोगों को डाइवर्ट करके शायद इंडस्ट्री लगा लें, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट कर लें, तो आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। अगर आपके पास फिगर हो जो मेरे पास है, मतलब अप्रैल 2026 तक का, तो 29% डिक्रीज आई है 236K, जो कि परचेजर का टैक्स है, और अंडर सेक्शन 37 जो कि कैपिटल गेन टैक्स है, 64% उसमें डिक्रीज आई है। तो ऑब्वियसली अब भी अगर हुकूमत होश के नाखून नहीं लेती तो बस ठीक है, फिर अब अल्लाह ही इनके हाल पर रहम करे, क्योंकि हम तो समझा के थक गए हैं कि भाई अगर आपने मुल्क की इकॉनमी चलानी है तो एग्रीकल्चर के बाद रियल एस्टेट और हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन ही वो एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क की इकॉनमी को लेकर चल सकती है। ठीक है, अब एहसन साहब आपसे भी सवाल है सबसे पहले, और फिर वही सवाल हम शाहजेब साहब के पास, शहजाद इकबाल साहब के पास और मिफ्ता साहब के पास लेके जाएंगे आखिर में, कि आपका जो मुतालबा है, अब अभी जो हम देख रहे हैं टैक्स इशू, वो इस वक्त बायर और सेलर पर, यानी जो ख़रीदता है फिर बेचता है, वो 5.5% से ऊपर है, उनमें से एक शरह। तो क्या आपका जो मुतालबा है उसके मुताबिक अगर ये शरह कम की जाती है, आप कह रहे हैं कि तब्दीलियाँ की गई लेकिन उससे फिर बाकी कारोबार और सनत में नहीं चला, तो क्या हम वापस उसी माहौल की तरफ नहीं चले जाएंगे जिसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब भी जब वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने भी कहा, वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी कह चुके हैं कि वो ये नहीं चाहते कि मुल्क में प्लॉटों और फाइलों का कारोबार हो, इस पे सट्टा चले, सारा पैसा इसमें रखा जाए बजाय इसके कि वो पैसा मईशत में डाला जाए। तो फिर वो माहौल दोबारा नहीं बन जाएगा कि लोग फैक्ट्रियां बेच के प्लॉट खरीद रहे होंगे, उससे मईशत को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, सिर्फ प्लॉट की सियासत और प्लॉट का कारोबार करने वालों को फ़ायदा हो रहा होगा। और आपने कहा एग्रीकल्चर के बाद ये सबसे अहम है, तो ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए थे कि लोग ज़री ज़मीन से जान छुड़ा रहे हैं और उसकी जगह प्लॉट बना के उसको बेचा जा रहा है। तो उसी तरफ हम वापस नहीं चले जाएंगे फिर? और ये मिसाल दी गई थी कि दुनिया की किसी भी बेहतरीन अच्छी मिसाल के तौर पर पेश की जाने वाली मैशत में ये काम नहीं होता। एहसन मलिक साहब। जुनैद भाई, बात ये है कि आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया ना 4 साल में, आपने मैक्सिमम टैक्स रेशो परसेंटेज बढ़ा के आपने देख लिया। अभी अगर आप परसेंटेज कम करते हैं, मैं ये एग्री करता हूँ कि ये फाइलों का जो कारोबार है जिसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, पर ये बंद करना किसका काम है? मिफ्ता साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिफ्ता साहब ने भी एक टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया, वो मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी उनसे बात हो रही थी, 7E, उसके अंदर भी
आइडिया ये था कि शायद ये 20 से 25 बिलियन इकट्ठा करेंगे पहले साल में 2022 में, बट उसमें भी डिक्रीज आई। इशू ये है आप चीज़ों को रजिस्टर करना शुरू करें। आप जो कारोबार हैं उनको रजिस्टर, जैसे भी आप अपनी बात करते अभी ताजरों की, तो भाई ये जो फाइलें बेच रहे हैं इनसे टैक्स लेना हमारा काम है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हमें चांस दे दें, हम आपको रिकवर करके दे देंगे कि ये जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे हैं ये टैक्स नेट में कैसे लाए जा सकते हैं। आपका क्या मतलब है, ये जो हुकूमती एजेंसीज हैं इनको नहीं पता ये फाइलें कौन बेच रहे हैं, कौन टैक्स नहीं पे कर रहे, सब इनको मालूम है। इनकी इंटेंट ही नहीं है टैक्स नेट को बढ़ाने की या टैक्स नेट में लाने की। बट अगर इस वक्त भी गवर्नमेंट अगर ये ट्रांजैक्शन टैक्स कम करती है तो मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट भी चलेगी, हाउसिंग भी चलेगी। आप फाइलों को जो चीज़ें नहीं हैं उसका मैंने एक सोल्यूशन बताया डिफरेंट फोरम्स पे कि आप विदाउट एस्क्रो अकाउंट किसी बिल्डर और डेवलपर को ऑपरेट ना करने दें तो आपके पैसे डंप नहीं होंगे। देखिए जी, जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है हुकूमत ही की है कि इस बात पर नज़र रखी जाए कि क्या ब्लैक मनी पार्क हो रहा है या फिर फाइलों की इस तरीके से ट्रेड हो रही है कि आर्टिफिशियली रियल एस्टेट को इन्फ्लेट किया जा रहा है। हुकूमत ने ट्रांजैक्शन प्राइसेस बढ़ाई, ये ज़रूर हुआ कि रियल एस्टेट में जो पहले हमें लिक्विडिटी नज़र आती थी और जिस तरीके से हमें पैसे पार्क होते नज़र आते थे वो उस तरीके से नहीं आए। मगर अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि DHA कराची में देख लें आप, फेज 8 में किस किस्म की रैली देखी गई है। और क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, अब स्टॉक मार्केट में तो लोग ये एनालिसिस करते नजर आए कि ना सिर्फ स्टॉक में ज़्यादा पैसा आया है बल्कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में भी इसलिए ज़्यादा गया है क्योंकि जो पैसा दुबई की मार्केट में जाता था वो लिक्विडिटी भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है ईरान जंग के बाद। तो लिक्विडिटी को मैनेज कैसे करना है, कैसे प्रोडक्टिव एरियाज़ में जाना है। मगर ये नहीं हो सकता जुनैद, जहाँ पर हम ज़ाहिर इस बात पर तो क्रिटिसिज्म होता ही है कि ये ना हो कि प्लॉटों की एक्सचेंज हो रही हो और आर्टिफिशियल एक बबल क्रिएट हो रहा हो रियल एस्टेट में। मगर अगर आप उस बबल को रोक दें और दीगर ऐसे एवेन्यूज़ ना हो कि जिसमें लोग इन्वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक चीज़ पर स्पेकुलेशन को ख़त्म करें तो दूसरी तरफ हमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगती नज़र आ रही हो। उसके लिए एक अलग इंसेंटिव देने पड़ेंगे हुकूमत को, उसके लिए एक अलग तरीके से इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, चाहे वो पावर प्राइसेस की सूरत में हो, पावर अवेलेबिलिटी की सूरत में हो या फिर पॉलिसी की कंसिस्टेंसी की सूरत में हो। तो हुकूमत को बहुत सारे काम एक साथ करने हैं। शहजाद इकबाल साहब, अच्छा, हमारे यहाँ रियल स्टेट को लेकर ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखें, दुनिया भर में रियल स्टेट सेक्टर आपका ग्रो करता है जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, लोगों के पास पैसा आता है, ऑटोमेटिकली हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है और फिर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर या रियल स्टेट सेक्टर में आप एक बूम देखते हैं। हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि आप रियल स्टेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें तो ऑब्वियसली उससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं वो तरक्की करेंगी और मुल्क तरक्की करेगा। ये नहीं होता जुनैद, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। आप भी सफ़र करते हैं, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, लोगों के पास पैसा आता है, हाउसिंग की डिमांड होती है और फिर आपकी हाउसिंग ग्रो करती है। हम उल्टा कहते हैं, हम कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में आप पैसा लगाएं, बूम करें, अलाइड इंडस्ट्री फायदा करेंगे, आपकी इकोनॉमी बूम करेगी। परचेजर कहां से आएगा? लोगों के पास जब जेब में पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे कहां वो? तो एक शॉर्ट टर्म आपको गेन नजर आता है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो शॉर्ट टर्म गेम आमतौर पर नजर आता है आपको लैंड वैल्यूएशंस पर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब रेट कम करेंगे ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगी, ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपकी क्या होता है, आपकी लैंड वैल्यू बढ़ने लगती है। जब लैंड वैल्यू बढ़ेगी तो 1.5% पे भी आप उतना ही शायद टैक्स दे रहे हो जितना आप 3% पे दे रहे हो। तो ये एक फ्लॉट जरूर मौजूद है। और अभी शायद एहसन मलिक साहब बताएं कि कैपिटल गेन के हवाले से भी कह रहे हैं कि उस पर भी कोई टैक्स पे कमी होगी। 7E ऑलरेडी खत्म हो गया जो मिफ्ता साहब ने लगाया था, और वैसे तो ये आईनी अदालत ने खत्म किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी इसको चैलेंज करने में। और मैं आपको बताऊं, मेरे एक बड़े सीनियर वजीर से बात हुई, उनकी राय में, क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से ये कह रहे हैं ना, ये 2-3 सेक्टर्स हैं, बल्कि हुकूमत ने ये नैरेटिव बिल्ड किया था कि 2-3 सेक्टर्स हैं जो अनप्रोडक्टिव है, हमें तवज्जो वहां से हटा के एक्सपोर्ट्स पे डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग पे डालनी है, ज़राअत पे डालनी है। लेकिन अब हुकूमत की सतह पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सेंस है कि हाँ नहीं, पैसा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है मार्केट में, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, हमें दोबारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को हमने बूम देना है, उसमें हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ताकि पैसा वहाँ पे बने और पैसा वहाँ से निकाला जाए। और जैसे शाहजेब ने कहा कि दुबई की मार्केट का भी इम्पैक्ट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे हमें हमारा एक ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तानी जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आपको पता है कराची की जो साहिली पट्टी पर जो बहुत ज़्यादा ज़मीन मौजूद है, वहाँ पे
जंग शुरू होने के बाद 40 से 50% एस्केलेशन देखी गई है प्राइस में। पाकिस्तान की किसी और जमीन पे इतनी नहीं हुई जहां पे उतनी हो गई है वहां पे। तो ऑब्वियसली यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर रेमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं तो वो पैसा जो दुबई में है शायद वो ऑलरेडी आ रहा है कराची की प्रॉपर्टी में, या जो जा सकता था अब वो नहीं जाएगा, वो कराची में इन्वेस्ट होगा। तो ये एक सेंस है हुकूमती सतह पे कि नहीं, अब हमें इस सेक्टर को दोबारा से तवज्जो देनी है। मिफ्ता साहब और अहमद साहब की तरफ जाने से पहले, मिफ्ता साहब, ये जो रियल एस्टेट वाला तामीराती शोबे वाला मामला है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, इसको दो हिस्सों में अगर हम देख लें कि रियल एस्टेट को अलग कर दें और कंस्ट्रक्शन को अलग कर दें, तो कंस्ट्रक्शन से तो ऑब्वियसली बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, और रियल एस्टेट जो है वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो रियल एस्टेट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना सरमाया रखना चाहते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू है, बिकॉज हमारा रुपया जो है वो महंगाई की वजह से या डिवैल्यूएशन की वजह से कम की कीमत होती रहती है, तो वो रुपये जो उनकी जो जायदाद है या उनका सरमाया है वो रियल एस्टेट में संभल जाता है। जब शाहिद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और मैं वज़ीर ख़जाना था, तो हमने एक चीज़ की थी कि हमने कहा था कि जिसको जो बायर है वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस लिखवा दे, कोई FBR वैल्यू नहीं होगी, कोई DC वैल्यू नहीं होगी, वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस लिखवा दे। और फिर हमने सूबों को ये कहा था कि आप स्टैम्प ड्यूटी भी 1% से ज़्यादा, ट्रांसफ़र फ़ीस भी 1% से ज़्यादा ना लें, ताकि लोग जो है वो पूरी कीमत लिखवा सकें। हमने ये भी कदगन लगाई थी कि अगर कोई आदमी बहुत कम कीमत लिखवाता है तो हुकूमत डबल पैसों में उसको ले सकती है। तो हम ये सोच रहे थे कि इससे जो है वो आहिस्ते आहिस्ते रियल एस्टेट के अंदर जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, मैं ब्लैक पैसा नहीं कहूँगा, लेकिन जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है उसको डॉक्यूमेंटेशन में ले आएँ, ताकि फिर उससे सरमायाकारी होती है। अगर एक आदमी के पास एक 2000 गज का बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ है डिफेंस कराची में या मॉडल टाउन लाहौर में या कहीं पर, तो वो उसके सामने भी पैसे लेकर, कर्ज लेकर कर सकता है, और अगर इसको हम सही वैल्यू करते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक रियल एस्टेट, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन सर्कल का ताल्लुक है, देखिए कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल जैसे जुनैद ने कहा कि आपके पास, लोगों के पास पैसे होने चाहिए कि वो ख़रीद सकें चीज़ें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मिडिल क्लास लोग जो हैं वो छोटे घर या फ्लैट्स ख़रीद सकें, और वो लाखों करोड़ों लोग घरों की गुंजाइश है और ज़रूरत है। लेकिन एक तो लोगों के पास पैसा नहीं है, और दूसरा हमने उसको सही तरीके से इंसेंटिवाइज़ नहीं किया हुआ कि जिसके तहत वो जाके लग सके। एक वजह जो हुकूमत रोकती है वो इसकी वजह ये भी होती है कि वो जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बढ़ जाता है तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, फिटिंग्स वगैरह, केबल्स वगैरह, कुछ पाकिस्तान में भी बनती है, लेकिन पाकिस्तान में जो बनती है उसकी रॉ मटेरियल्स बाहर से आती है, तो इंपोर्ट बहुत बढ़ जाती है। और क्योंकि ये हुकूमत ने जो एक स्टेबिलिटी का राग आलापा हुआ है 4 साल से कि स्टेबिलिटी की है, तो उसकी वजह से वो ग्रोथ भी नहीं होने दे रहे, और या कम से कम कोई माशी ऐसी कंडीशंस नहीं है कि जिसके अंदर ग्रोथ हो। देखें, जिस इकॉनमी के अंदर इनकम गिर रही हो, जिसमें इन्फ्लेशन 3-4 साल में 70% से ज़्यादा हो गया हो, जिसमें रियल इनकम कम हो गई हो, उस इकॉनमी में इतनी सख्त नहीं होती हुकूमत की जो भी पॉलिसियाँ हो जाएँ कि जिसके तहत वो ग्रोथ कर सके। तो हुकूमत को पहले उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा तो जिसमें हर जगह ग्रोथ होगी। ये नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर बुरा हाल है, आप ये देख लीजिए ना कि हर इंडस्ट्री जो है वो पीछे है। अगर आज LSM बढ़ा हुआ है तो वो भी 4 साल पहले देख लीजिए, 5 साल पहले देख लीजिए तो उसके बराबर पहुंचा है। आज बरामदात पिछले साल से कम हो गई हैं। सो पाकिस्तान बहुत जगहों पर फंसा हुआ है, और हुकूमत को जो फंडामेंटल चीज़ है, देखिए जो फंडामेंटल IMF कंडीशन होती है ना, वो ये होती है कि आप खसारा कम करें, अपना खसारा 5000 या 4000 अरब रुपए का रखें। हुकूमत ने जो खसारा दिया हुआ है वो IMF का बात मानना पड़ता है। हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करेगी तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स इस इकॉनमी में ले लेंगे, पिछले 3-4 सालों में आप टैक्स जो है वो डबल कर देंगे, तो लोगों से ही पैसे ले रहे हैं ना, उन्हीं लोगों से पैसे ले रहे हैं जो उससे पहले ले रहे थे। तो अब उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो जाके कोई घर बनवाएं या कोई फ्लैट खरीदें। शाजिब साहब, ये जो तनकीद हो रही है कि अगर वफाकी हुकूमत अपने आदाद शुमार सामने रख के कहती है कि उन्होंने बेहतरी की, तो फिर उनको सूबों से भी मामलात के लिए काफ़ी तगोदौ करनी पड़ी, उसकी नौबत क्यों पेश आई? और फिर मोहम्मद सुहेल साहब दोपहर में कह गए कि इसमें तो शक नहीं है कोई कि जो परचेजिंग पावर है, यानी ख़रीदने की सख्त है, उसमें भी कमी आई है, और फिर हमारी जो डिवैल्यूएशन है हमारी इकॉनमी के अंदर वो हो रही है मुसलसल। तो इसका जिम्मेदार हुकूमती इक़दाम नहीं है तो और क्या हो सकता है? देखिए, जब हुकूमत कहती है ना बेहतरी की, जाहिर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हम डिफ़ॉल्ट करने वाले थे तो बेहतरी नज़र आ जाएगी। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हम मनफी ग्रो कर रहे थे इस हुकूमत के आने के बाद भी, तो बेहतरी नज़र आ जाती है। मगर बेहतरी का पैमाना तो ये है कि जिस हिसाब से आपकी आबादी बढ़ रही है और जिस हिसाब से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या आप उस हिसाब से कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। तकरीबन 8000 अरब रुपए से ज़्यादा तो NFC के तहत वफाक दे देता है सूबों को।
तकरीबन 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा ही वफाक इंटरेस्ट पेमेंट में दे देता है, और ये तकरीबन वफाक की टोटल आमदनी का 80% बनता है। तो उसके बाद वफाक के पास बचा कितना? इसलिए फिर आप सोचते हैं कि इस 20% में आपने मुल्क चलाना है या इस 20% के पाए को आपने बढ़ाना है, और उस पाए को बढ़ाने के लिए आपने इकदाम किए हैं नहीं किए हैं, और जो दावे किए थे उन पर अमल दरामद किया है या नहीं किया है। तो हुकूमत का जो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है वो नहीं है कि हुकूमत दावा क्या कर रही है कि हमने यहाँ से शुरू किया था हम यहाँ खड़े हैं। हुकूमत की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया ये है कि आपने जब वहाँ से शुरू किया था और स्टेबलाइजेशन लेकर आए थे, उसके बाद आपने जो दावे किए थे आपने वो अचीव किए या नहीं किए हैं। आप मुल्क को एक सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथ पर ले जाने की बात करते थे, तो क्या आप उस पाथ पर ले आए हैं? नहीं लेकर आए हैं। आप ये कहते थे कि आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा, क्या आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा? बहुत मुश्किल नजर आता है। पाकिस्तान के 17 अरब डॉलर्स के इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जरूर हैं, और अब जैसा कि आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा और स्टेट बैंक के गवर्नर भी कह चुके हैं कि 20 अरब डॉलर्स को तजावुज कर जाएंगे बाय दिसंबर, यानी कि पाकिस्तान के पास 3 महीने की इंपोर्ट्स के पैसे होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। यहां तक बात ठीक है, मगर क्या हमारी बरामदात ऐसी हैं कि हम सस्टेनेबल बुनियादों पर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ा रहे होंगे? उसके आसार नहीं नजर आते हैं। क्या अगर स्टेट बैंक मार्केट से ना बाय कर रहा हो और हम तो हम आगे बढ़कर अपने रिजर्व्स को मेंटेन कर पाएंगे? इसके आसार भी बहुत कम नजर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्टेबल सरप्लस ऐसा जनरेट कर रहे हैं या फिर एफबीआर के रेवेन्यूज इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे होंगे। मायतुल्लाह साहब, ये जो जिस तरफ इशारा किया शाजिब साहब ने कि उस पाए जो बच रहा है, जो हिस्सा पूरा, उसको बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए दरअसल, और वो हो नहीं पा रहा, ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है आपकी नजर में? भाई देखें, इसमें एक पूरा रिफॉर्म्स कमीशन बना था आज से 3 साल पहले, पूरी रिपोर्ट मौजूद है। अगर सिर्फ एक तो रिटेल स्कीम थी जो उसके थ्रू प्रपोज हुई थी, और एक जो है मिनिमम एसेट टैक्स। अभी जैसे बाकी जितने भी कोलीग्स हैं, पीयर्स हैं, वो बता रहे थे कि देखिए पॉलिसी कंटिन्यूटी इज द की। कभी हमारे जहन में रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो नेगेटिव परसेप्शन में आ जाता है, कभी पॉजिटिव में आ जाता है। सेक्शन 7E जो ये हसन साहब अभी बता रहे थे कि वो लगा, वो भी गलत तरीके से लगा, गलतम करार दे दिया गया। एक टैक्स है मिनिमम एसेट टैक्स। अब अगर हम पूरी एसेट क्लास पे एक टैक्स लगा दें और लेट से 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड रख दें, ताकि जो मिडिल क्लास है वो उससे बाहर निकल जाए, ठीक है, और उसमें 1% उसके ऊपर लगा दें, ठीक है जी, उससे जो थ्रेशोल्ड क्रॉस करे, तो उससे काफी इक्विटी क्रिएट हो जाएगी। अगर मैंने साल में उतना इनकम टैक्स दिया हुआ है, ठीक है जी, मैंने नहीं दिया हुआ तो मैं एडिशनल उसको बेयर करूंगा। इससे सर होगा क्या, अगर अब मेरे पास लेट से 15 करोड़ के एसेट है और मेरा एक दोस्त है उसके पास 20 करोड़ के एसेट है, वो साल के लाख रुपए टैक्स देता है, मैं 50 लाख टैक्स देता हूँ, तो ये डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी हम दोनों के दरमियान। It will create equity, it will increase that pie that Shazib bhai was just referring to. And secondly, इसमें एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें दुश्वारी होती है टैक्स करने में, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। और जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो ट्रांजैक्शनल टैक्सेस का बर्डन है, मेरे ख्याल से अगर हम इस टैक्स की तरफ जाएं तो वो भी हम हल्का कर सकते हैं। तो इट विल बी अ विन-विन फॉर बोथ द टैक्स पेयर एंड द टैक्समैन। एक बैलेंस्ड अप्रोच होगी। ठीक है शहजाद साहब, अब जो शाजिब साहब ने कहा कि क्या बचता है सूबों के मामला तय होने के बाद विफाक के पास, उसी डेस्परेशन में फिर इस तरह की खबरें हम सुन रहे हैं कि फिर हाइब्रिड पे भी टैक्स लगा दें, सोलर पे भी टैक्स लगा दें। जो सहूलतें हुकूमत ने इसलिए पैदा की थी कि उनको इख्तियार करके पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें, मईशत पर बोझ कम हो, वो बेहतरी आने के बाद अब उन चीज़ों पे भी टैक्स लगाने की कोशिश कीजिए। आईएमएफ से हम एनवायरमेंटल बेसिस पे पैसा ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम कर दे और इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ चला जाए, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरफ चला जाए, सोलर से बिजली हासिल कर ले, तो हुकूमत उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की तैयारियां कर रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम $1.4 बिलियन रेजिलियंस फंड में ले रहे हैं ताकि अपने एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करें, और फिर वही आईएमएफ जो है हमें कहता है कि नहीं, आप जो ईवी गाड़ियां हैं या जो PHEV गाड़ियां हैं, हाइब्रिड गाड़ियां या इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनके ऊपर जो है 18% GST लें, यानी कि वहां पे कोई कंसेशन नहीं देंगे। तो वही आईएमएफ पैसा भी दे रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, और वही आईएमएफ कह रहा है कि आप रिलाय बेशक करें पेट्रोल और डीजल पे, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन आप 18% वहां पे भी GST लगाएंगे। ये एक हमें नॉर्मली जरूर नजर आती है। लेकिन मैं जरा एक मौके का फायदा उठाते हुए मिफ्ता इस्माइल साहब से, क्योंकि वो ऑब्वियसली सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, 2 दफ़ा वजीर खजाना भी रहे, तो मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जो एक इशू इतने अरसे से
लिंगर ऑन कर रहा था और अब सूबे इस पे राजी हो गए कि हम ठीक है 1000 अरब रुपए, तकरीबन 900 अरब रुपए सूबे छोड़ रहे हैं, कुछ वफाक अपना PSDP ख़त्म करके 1000 या तकरीबन 1050 अरब रुपए वो सेव करेंगे। इससे क्या जो मसाइल हैं हमारे बजट बनाने में वो हल हो जाएंगे मुस्तकिल, और ये पैसा कहीं प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगेगा? क्या होगा? आपको क्या इसका हल क्या नजर आ रहा है कि पैसा कहाँ जाएगा और कैसे जो लोगों के मसाइल हैं, वफाक के मसाइल हैं, वो खत्म हो जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं ख़त्म होंगे। देखें शहजाद, जो 60% पैसा तकरीबन जो वफाक को हमें और आपका टैक्स देते हैं उसका सूबों को चले जाता है। तो अगर इस वक्त वफाक का 10,000 अरब रुपए का बजट है तो वफाक को 10,000 रुपये जमा नहीं करने पर बजट का खसारा कम करने के लिए वफाक को 25,000 जमा करने, जिसमें से 15,000 पहले सूबों को जाएगा और 10,000 ये आएगा। सो इससे ये और ये जो इन्होंने किया, जब तक कि वो परसेंटेज चेंज नहीं करेंगे वफाक के खसारा होने में कम नहीं आएगा। इससे जो हुआ इससे कोई खसारा कम नहीं होगा, क्योंकि सूबों का 1700 अरब रुपए का सरप्लस था इस पिछले साल, यानी कि करंट माली साल में। अगले साल इससे ज़्यादा होगा, उसमें से 900 दे देंगे तो वो यहाँ का सरप्लस जो है वो यहाँ का डेफिसिट कम करेगा, मुल्क का डेफिसिट उतना ही रहेगा। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि जो आपको स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो जिसके बारे में ऑब्वियसली इन्होंने तफसील नहीं दी है और नहीं देंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो वो होगा, नेशनल सिक्योरिटी के रिस्क होंगे, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन आम जो सारिफ है या आम पाकिस्तानी है उसके लिए इससे कोई आसानी नहीं होगी। ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बातें कर रहे थे, इसके अंदर ये था कि भाई तुम कितना पैसा छोड़ दोगे, मैं कितना पैसा छोड़ दूंगा, मुझे सिंध में क्या मिल जाएगा, तुम्हें पंजाब में क्या मिल जाएगा। ये अपने MNAs MPs के मफाद की बातें कर रहे थे। सच्ची बात यह है कि मेरे और आपके मफाद की बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि आप नौकरी पेशा लोगों पर टैक्स कम कर दें, या PMLN ने ये ऑफ़र नहीं किया कि हम लेवी कम कर दें। ये तो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे और हमें कितने पैसे मिलेंगे। मुल्क का इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा हो रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, एहसन मलिक साहब, अमायतुल्लाह साहब, शहजाद इकबाल, शाहजेब खानज़ादा साहब। जियो न्यूज़ के आने वाले बुलेटिन्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में दीगर अहम खबरों के साथ साथ इक़्तिसादी जायज़ा सर्वे और बजट के हवाले से बात। जियो न्यूज़ की ये खुसूसी नशियात एक बार फिर कल सुबह भी पेश की जाएगी, चूँकि कल वफाकी बजट पेश किया जा रहा है। देखते रहिए जियो न्यूज़।